हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। और उसमें भी हम आज बात कर रहे हैं सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है उसके बारे में। राज्य कैसे अस्तित्व में आया, किन कारणों से राज्य का उदय हुआ, इसको लेकर विचारकों में अलग अलग जो राय रही है। और ऐसा नहीं है कि जैसा ये बता रहे हैं वैसा उन्होंने राज्य को बनते हुए देखा है, बल्कि अपनी तर्क बुद्धि से इस निष्कर्ष को निकालते हैं कि राज्य कैसे बना होगा। क्योंकि सभी मनुष्य विवेकशील हैं, इसलिए सभी के पास अपने तर्क हैं, अपना दिमाग है। उसका इस्तेमाल करके वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया होगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि राज्य तो अस्तित्व में आ चुका है, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, अपने अपने तर्क के जरिए अलग अलग विचारक ये बता रहे हैं कि राज्य आया कैसे था, राज्य की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इन्हीं को आधार बनाकर राज्य के अलग अलग सिद्धांत हो जाते हैं। एक राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो मानता है कि जब समाज में मत्स्य न्याय की स्थिति आ गई थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति आ गई थी, अर्थात जो कमज़ोर को सताने लगे थे और बलशाली लोग हैं वो अपनी मनमानी करते थे, तो ऐसे में ये ज़रूरत महसूस की गई कि राज्य की होना चाहिए। तो इसके लिए लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति कर दी, यानी कि अपने जो दिव्य शक्ति से राजा को बना दिया, और लोगों ने राजा के आदेश का पालन शुरू कर दिया। इस तरह से राज्य और सरकार अस्तित्व में आ गई। कुछ मानते हैं कि ये बल के दम पे आया। जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था उसने तलवार के दम पर लोगों से ये कहा कि आज से आप वो करेंगे जो मैं कहूँगा और मेरे आदेश की पालना करेंगे, इसलिए राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत है। ऐसे बहुत से सिद्धांत रहे हैं राज्य को, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम में राज्य की उत्पत्ति के दो ही सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। एक तो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, और दूसरा विकासवादी सिद्धांत, जिसे इवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, वो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम है। समझौते का परिणाम से अभिप्राय है कि लोगों ने परस्पर समझौता किया और उसके बाद उन्होंने राज्य का निर्माण किया, यानी कि राज्य है वो समझौते का परिणाम है। इस विचार को जो मानने वाले लोग हैं उनमें सबसे प्रमुख हैं हॉब्स, लोक और रूसो। ये तीन ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के जो समझौता सिद्धांत है उसको बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हॉब्स, लोक और रूसो तीनों की अध्ययन की समान शैली है, और वो मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था थी। पहले वो मानव स्वभाव का जिक्र करते हैं, फिर प्राकृतिक अवस्था का जिक्र करते हैं, और फिर राज्य के निर्माण पर जाते हैं। कुछ अंतर हैं। हॉब्स मानता है कि राज्य और समाज एक साथ अस्तित्व में आए थे। लोक मानता है कि राज्य से पूर्व समाज का अस्तित्व हो चुका था, और समाज में जब कुछ असुविधाएं आई, कानून की व्याख्या को लेकर दुविधा उत्पन्न होने लगी, तब राज्य अस्तित्व में आया।
इस प्रकार तकनीकी मतभेद तो है, लेकिन मूल बात वहीं आके ठहरती है कि राज्य समझौते का परिणाम है। और यहाँ एक गौरतलब है कि जो उदारवादी विचार है वो यही मानता है कि राज्य है वो समझौते का परिणाम है, और इसलिए उदारवादी विचारधारा में राज्य को एक यंत्र के रूप में पेश किया गया है। यहाँ राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने की वकालत नहीं की गई है। भले ही होब्स के चिंतन में राज्य निरंकुशता की ओर बढ़ जाता है, भले ही रूसो भी सर्वसत्तावाद की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन ये मानना कि राज्य एक यंत्र है, राज्य एक साधन है और उसका काम है समाज को सहूलियत देना। जिस तरह हमने बहुत से आविष्कार किए हैं, बिजली का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, टेलीफोन, बल्ब, सब, तो ये सब साधन हैं, और इन साधन का उद्देश्य है मानव जीवन को, सामाजिक जीवन को आसान बनाना, सहूलियत से भरा बनाना। इसीलिए ये माना गया कि राज्य भी मनुष्य द्वारा किए गए आविष्कारों की ही एक श्रृंखला का हिस्सा है, और राज्य का काम भी लोगों के जीवन को सहज बनाना है, अनुशासित बनाना है, उनके मार्ग में आ रही जो अव्यवस्थाएं हैं, असुविधाएं हैं, उनको दूर करना है। तो इसलिए राज्य को एक यंत्र के रूप में माना गया और व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। और ये भी गौरतलब बात है कि भले ही होब्स के चिंतन में निरंकुशता की बात आती है, पूर्ण सत्तावाद आता है, लेकिन फिर भी वो जब राज्य व्यक्ति की ही जान लेने के लिए आतुर हो जाए, तब व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध जाने का अधिकार मिलता है। वहाँ लोक के चिंतन में तो बिल्कुल पूरा अधिकार मिलता है कि वो क्रांति को एक संस्थागत रूप दिया गया है। वहाँ क्रांति से सीधा अभिप्राय है कि 5 साल में आप सत्ता बदल दें। अगर राज्य प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण में कामयाब नहीं होता है। होब्स लोक का मामला थोड़ा, जो रूसो का मामला थोड़ा जटिल बन जाता है, लेकिन वहाँ भी लोकतंत्र है वो बना रहता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वकालत करते हैं। तो कुल मिला के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो इसी बात पर आकर टिकता है कि राज्य की उत्पत्ति के और जो आधार हैं वो उतने तार्किक नहीं है, बल्कि मनुष्य जब राज्य निर्माण से पहले की अवस्था, जिसे प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, उसमें भटकता था, परेशान था, जान माल को हमेशा खतरा रहता था। इसलिए मनुष्य ने, ये जो उस समय के जो लोग थे, उन्होंने आपस में जो एक मीटिंग की और उसमें ये निर्णय लिया कि हम एक नागरिक समाज के रूप में गठित हो जाते हैं और अपना एक सरकार बनाते हैं, शासक बनाते हैं, और उस शासक के प्रति हम अपने उत्तरदायित्व निभाएंगे। शासक का काम होगा कि वो हमारे जान माल की रक्षा करे, हमारा कुशलक्षेम है वो सुरक्षित रखे। तो ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का सार है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में इसी तरह के विचार कौटिल्य के चिंतन में मिलते हैं। हालांकि कौटिल्य का जो चिंतन है वो सामाजिक समझौते सिद्धांत के साथ साथ दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की भी बात करते हैं। वे मानते हैं कि जब समाज में अराजकता की स्थिति आ जाती है, मत्स्य न्याय जिसे कहते हैं, मत्स्य न्याय का मतलब होता है समुद्र में जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल जाती है। तो जब समाज में भी ऐसी स्थिति आ जाती है तो हकीकत में वो न्याय नहीं होता है, वो अन्याय होता है। जो शक्तिशाली है वो कमज़ोर को जीवन समाप्त कर दे, जिसे कहते हैं कि बलशाली का हित ही न्याय हो जाए, तो वो न्याय नहीं होता है।
कौटिल्य के चिंतन में ये बात रही कि उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की तो बात की, दैवी उत्पत्ति की। अब भाई अराजकता की स्थिति थी, लोगों ने ईश्वर की आराधना की, ईश्वर ने राजा बना दिया। लेकिन उसके बाद फिर जो समझौता होता है वो राजा और प्रजा के बीच होता है। प्रजा राजा को अपनी आय और स्वर्ण का एक हिस्सा देने का वादा करती है हर वर्ष, और राजा उनके कुशलक्षेम का वादा करता है। तो उन दोनों के बीच ये समझौता हो जाता है। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य है वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के करीब जाते हैं। यद्यपि कौटिल्य एक पुराने प्राचीन चिंतक रहे हैं, जिस समय जो अरस्तु का जो दौर था उसके आसपास, लेकिन कौटिल्य के चिंतन में समझौते का सिद्धांत उतना व्यवस्थित रूप से निखर कर नहीं आया जितना होब्स लोक रूसो के चिंतन में आया है। क्योंकि कौटिल्य के चिंतन में कहीं ना कहीं दैवी उत्पत्ति की बात जोड़ दी गई, आध्यात्म की, दिव्य शक्ति की। तो ये माना जाता है कि ये चीज़ें, इनको प्रमाणित करना आसान नहीं है, एक धारणाएं हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के साथ राजनीति विज्ञान को जोड़ देती हैं। तो इसलिए कौटिल्य का जो चिंतन है वो उतना राजनीतिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उतना प्योर नहीं है जितना पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है। और समझौता सिद्धांत के मामले में तो होब्स लोक रूसो की जब बात आती है तो ये विचार और आगे तक बढ़ जाता है। इस वीडियो में तो हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में आपको बताया है कि ये क्या है, और अगला वीडियो है उसमें हम राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, जो सर्वमान्य सिद्धांत है, उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।